तो ऐसा क्या हुआ अभी? गाय का गरीब खेतों में पिट रही है, मतलब गाय ही ब्लैक लिस्टेड हो गई है? गाय पिट रही है, गाय गली गली टोर रही है। गाय से आस्था लोगों की कम हो गई है, कम हुई है? कम हुई है। गाय पिट रही है, गली गली घूम रही है। काय की गौशाला, काय का गौ सेवा? मैंने तो अपने व्यक्तिगत शौक के लिए रखना हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं भी 35 से 7 गाय पे आ गया हूँ मेरे पास। नहीं, मैं जो गाय अभी तक जो नियम रहा है, वो गाय जैसे 51 होती है और दूध देने की स्थिति में आती है, यानी जैसे 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहा और मैं गाय को दान कर देता हूँ। अच्छा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मैं उसको दान कर देता हूँ। ये सब नहीं हुआ? जब से ही मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जब से ये सरकार आई है तब से गाय की अवहेलना, गाय का उत्पीड़न सबसे ज्यादा हुआ है। चाहे वो गौशाला में गाय मारी जा रही हो, चाहे खेतों में गाय पीटी जा रही हो, ये दोनों इस सरकार में ज्यादा हुआ है। इन 5 साल में 5,000 रुपया मेरे पास कोई गाय को दान करने नहीं आया। अच्छा। पहले कभी कोई हरा चारा देने आता था, कभी कोई आटा दान करने आता था, वो जो चुकटी वाला रहता है, बता दूं, वैसा आटा नहीं, चुकटी वाला जो रोटी बनाने से पहले माताएं एक वो निकालती है चुकटी, जी। वो देने आता था। कभी कोई 51, कोई 1,000, कोई 2100 रुपये कभी कभी दे जाते थे। और 5 साल पूरे होने वाले हैं जी। क्या रहा 5 साल में? हाँ। 5 साल में चर्चा बहुत हुई। किस बात की? सरकार की। किस बात की चर्चा हुई? सरकार की चर्चा रही। अच्छा काम किया है। अब सनातन धर्म रक्षा के लिए कोई काम नहीं किया गया जो हमें आशा थी। हम जैसे साधु को, बेबाक साधु को, हमें कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उसके लिए काम नहीं हुआ। अब कहोगे कैसा काम नहीं हुआ? अरे काम सनातन धर्म को बचाने के लिए मैंने सरकार को पत्र लिखा कि आपको गुरुकुल के लिए आपने क्या काम किया, मदरसों के लिए आपने काम किया, और हर सरकार ने काम किया। इस कांवड़ यात्रा की बता रहा हूं, मेरा आश्रम ये ऑन रोड है। इस बार कांवड़ यात्रा में मुझे 3 दिन शरण लेनी पड़ी जसराना में, अपने पैतृक घर पे जाना पड़ा मुझे। क्यों? मेरा कमरा जो ऊपर दूसरी मंजिल पे है, यहाँ इतना फूहट साउंड आ रहा था कि ये दिमाग मेरा वाइब्रेट हो गया। बात तो है, जब वोट की बात आती है तो सारे हिंदुओं को इकट्ठा किया जाता है। अच्छा। वोट की बात आती है और हिंदुत्व को इकट्ठा किया जाता है। जब सत्ता की बात आती है तो हिंदुत्व को साइड कर दिया जाता है। इन 5 साल में केशव देव मौर्य को स्टूल मिला है, कहीं कुर्सी मिली हो तो बता दीजिएगा। ओबीसी केवल और केवल वोट का माध्यम तो है, सत्ता हक नहीं है तुम्हारा। क्यों? ये उपेक्षित है। वोट देने के लिए तो हिंदू है, लेकिन सत्ता की नौबत आएगी तो वहां ओबीसी नहीं है। आपने प्रश्न किया इसलिए उत्तर दिया है ये मैंने। कल्याण सिंह जी, कुछ होशियार लोगों ने उनको बलि का बकरा बना दिया। कल्याण सिंह को लास्ट में जाके क्या स्थिति बनी, 2 बार उनको पार्टी से निकलना पड़ा, निकाला गया या निकलना पड़ा, उपेक्षित किया गया। कल्याण सिंह जी के बाद आप देखिए उनके परिवार का क्या हर्ष किया गया, उनके पैरेलल बराबर उनके साथ ये खड़ा कर दिया गया, जिनकी कोई जमीनी स्तर नहीं है, उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। कल्याण सिंह जी के जिनके बाद जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई हो, और उस व्यक्ति के बाद उनके बेटे को क्या मंत्री नहीं बनाया जा सकता? अरे बीएल वर्मा जी को मंत्री बना? बीएल वर्मा जी को वही तो बता रहा हूं मैं, किसी का व्यक्तिगत नहीं कर रहा। उनके पैरेलल एक किसी को लोगों को खड़ा किया जा रहा है। राजू को बराबर कैसे खत्म किया जाए, पैरेलल लोगों को खड़ा किया जा रहा है। किसी जनप्रतिनिधि की, किसी नेता की कि एक मोटरसाइकिल को भी छुड़वा ले, बहुत छोटी सी बात है। उत्पीड़न बहुत हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात कही जाए, जो गुंडागर्दी की बड़ी बात होती थी वो तो खत्म हो गई है। गुंडागर्दी की मेरी समझ तो नहीं आया। मेरी समझ से तो कहीं मर्डर कम नहीं हुआ, कहीं बलात्कार कम नहीं हुआ, कहीं लूट कम नहीं हुई। सरकार दावा करती है कि उन्होंने, सरकार दावा कर रही है तो करने को हम भी कहते हैं, कुछ भी कह देंगे। विपक्ष में किसको देखते हैं, कौन लगता है? कौन? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बीएसपी पूर्ण रूप से खत्म की नज़र में आ रही है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ करेगी। नमस्कार साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, हम लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं कि क्या बोलती है पब्लिक। वो सफ़र पर चल रहे हैं, जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता क्या सोच रही है। तो इसी बीच आज हमारी मुलाकात हो रही है एक ऐसे मेहमान से जो कि संत हैं और अपनी बेबाकी से राय रखते हैं सामाजिक मुद्दों पर। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शास्त्री, और हम लोग अभी जसराना के पास में मौजूद हैं। प्रवीण शास्त्री जी, मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शास्त्री जी, मैं थोड़ा चर्चा कर लूँ। आप एक सेवा का काम करते हैं यहाँ पर, आपसे संबंधित ही सवाल कर लूँ मैं कि जो गौ सेवा का, क्योंकि गौ सेवा अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है और राजनीतिक विषय भी रहा है। राजनीतिक विषय जी। और आप गौ सेवा करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरीके से ये संभव हो पाता है। आप आश्रम चलाते हैं, ये सब। देखिए, ये गाय जो है मैं अपने केवल शौक के लिए
जी। और ये कह लीजिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई एक अपना शौक़ होता है, तो गाय पालना, गौ सेवा करना ये मेरा सिर्फ शौक़ है, मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ। और जानकारी दे दूँ, मेरे पास फैजाबाद के BLO साहब भी आए थे, उसमें मेरे पास 35 गाय थी। तो BLO साहब मेरी व्यवस्था को देख करके मुझसे बोले कि आप जो सरकार से कोई निधि मिलने वाली होती है, कुछ पैसा मिलता है महीने पे, वो आप पैसे ले लीजिए। मैंने कहा मैं अपने शौक़ के लिए गाय रखी हैं, मैं कोई नहीं। तो मैंने केवल अपना नशा पूरा करने के लिए, मेरा अपने शौक़ पूरा करने के लिए, एक हॉबी को पूरा करने के लिए मैंने गायों को पाल रखा है। और साधु वही होता है जिसके पास गाय होती है। साधु के 2 काम होते हैं, गाय होनी चाहिए और नित्य अग्निहोत्र होना चाहिए, हवन होना चाहिए। जी, मैं इसीलिए पूछने वाला था, अगर आप ये नहीं बोलते मैं पूछता कि भैंस क्यों नहीं। हाँ नहीं। और दूसरी और बताऊँ जी, मेरे गाय का दूध नहीं लिया जाता, आश्रम में दूध नहीं होता गाय का, बिना गाय दूध वाली गायों की ही सेवा करता हूँ। फिर उनके दूध का तो कोई उपयोग होता हुआ? नहीं, मैं जो गाय अभी तक जो नियम रहा है, वो गाय जैसे 51 होती हैं और दूध देने की स्थिति में आती हैं, यानी जैसे 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहा और मैं गाय को दान कर देता हूँ। अच्छा। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को मैं उसको दान कर देता हूँ। हाँ, गायों की समस्या, उन्हीं गायों की समस्या आती हैं जो मतलब बच्चा देने की स्थिति में नहीं होती हैं। इसके लिए भी मैंने एक सरकार को ट्वीट भी किया था, मैंने एक पत्र भी लिखा था, और आने वाले मुख्यमंत्री से जो भी होंगे यही रिपीट करेंगे या दूसरे जी आएंगे, उनको भी मैं दोबारा फिर एक सोच रहा हूँ कि पदयात्रा के माध्यम से या एक जन जागरण अभियान टाइप करता हुआ मैं मुख्यमंत्री तक ये ले जाने वाला हूँ कि सरकार की तरफ से एक गाय को 30 रुपये प्रतिदिन मिलता है, यानी महीने में 900 रुपये। हाँ, एक गाय पालने पर गौशाला वालों को, जो लोग गौशाला चलाते हैं, उनको 900 रुपये महीने मिलता है। मेरा मानना यह है कि सरकार अगर 1000 रुपया किसान को दे दे और ये कहे गाय या गौवंश, मतलब गौवंश का मीन्स बछड़ा, जी, अगर रखेगी तो उसे 1000 रुपये मिलेगा, तो प्रदेश की सारी गौशालाएं समाप्त हो जाएंगी, हर किसान के यहाँ गाय मिलेगी और गाय की समस्या खत्म हो जाएगी। 1000 रुपये का खर्चा नहीं आएगा किसान के लिए। वैसे तो गौशाला में तो ज़्यादा आता है, मैं गाय पालता हूँ, खर्चा बहुत आता है, लेकिन किसान रखेगा तो वहाँ गाय का खर्चा कम आएगा और उसके पास एक माध्यम बन जाएगा, गाय को छोड़ेगा नहीं। लेकिन सरकारें हैं, सरकार की प्लानिंग बनाने वाला कौन होता है? AC में बैठने वाला। खेती का जो प्लानिंग करता है, गाय की प्लानिंग करता है, जो भी प्लानिंग की जाती है वो स्थलीय निरीक्षण के आधार पर नहीं की जाती। अगर मैं बात कर लूँ, गाय तो बहुत ज़्यादा राजनीतिक रही है, अगर पिछले 5-7 साल की बात कर लूँ मैं, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आश्रम चला रहा हूँ, मेरे पास गाय है। सब नहीं हुआ। जब से ही मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जब से ये सरकार आई है तब से गाय की अवहेलना, गाय का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा हुआ है। चाहे वो गौशाला में गाय मारी जा रही हो, चाहे खेतों में गाय पीटी जा रही हो, ये दोनों इस सरकार में ज़्यादा हुआ है। मैं कह सकता हूँ, इसी में और आगे जोड़ दूँ, आपकी बात शुरू हो उससे पहले कह सकता हूँ, मेरे पास जब 35 गायें थी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, कभी तो कोई हरा चारा डालने आता था, कभी वो एक चुटकी आटा निकालते हैं वो मेरे यहाँ घड़ा आ जाता था आटे का, कोई दान ही ऐसा जाता, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये। मैं कह सकता हूँ कि इन 5 साल में पूरे में मिला के 5000 रुपये किसी ने गाय के लिए दान नहीं किया है। अच्छा, इसी कारण से मुझे 35 गाय से दावा तो किया जाता है कि ये सबसे बड़े गौरक्षक हैं, गौरक्षा करने वालों की सरकार है। वो गौरक्षक होंगे, वो गोरखपीठ के होंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि गाय की दुर्दशा मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं कोई निधि नहीं ली मैंने, न मैं लेता हूँ, गाय अपने शौक के लिए पालता हूँ। लेकिन मेरी 35 गाय थी तो लोग श्रद्धा बतौर, इससे पहले लोग मेरे यहाँ आते थे। इन 5 साल में 5000 रुपया मेरे पास कोई गाय को दान करने नहीं आया। अच्छा, पहले कभी कोई हरा चारा देने आता था, कभी कोई आटा दान करने आता था, वो जो चुकटी वाला रहता है, बता दूं, वैसा आटा नहीं, चुकटी वाला जो रोटी बनाने से पहले माताएं एक वो निकालती हैं चुकटी, जी। वो देने आता था। कभी कोई 51, कोई 1000, कोई 2100 रुपये कभी कभी दे जाते थे। तो ऐसा क्या हुआ अभी? गाय का गली खेतों में पिट रही है, मतलब गाय ही ब्लैक लिस्टेड हो गई है। गाय पिट रही है, गाय गली गली टोर रही है, गाय से आस्था लोगों की कम हो गई है, कम हुई है। गाय पिट रही है, गली गली घूम रही है। काय की गौशाला, काय का गौ सेवा? मैंने तो अपने व्यक्तिगत शौक के लिए रखना हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मैं भी 35 से 7 गाय पे आ गया हूँ। मेरे पास 2 बछड़े हैं, एक सांड है, एक बछड़ा है और 5 गाय है। मैं भी अपनी औकात पे आ गया हूँ कि इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, खर्च नहीं बहन कर सकता। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए जो कि नहीं हुई है। सरकार को अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दे, सरकार तो मैं क्या कहूँ, जर्सी गाय के सीमेंट पे ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, सीमेंट जो है, अगर आप इच्छानुसार डलवाना भी चाहें, कम सीमेंट का डालिए, वो साहिवाल का डालिए या गिरी नस्ल का डालिए, फिर भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो जर्सी गाय का डालना है। हमारे यहाँ भयंकर भ्रष्टाचार है, लोग
पहचान नहीं है, जान नहीं है, जानते नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। जर्सी गाय का दूध कहीं से भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन जर्सी गाय का लोग पिए जा रहे हैं। जर्सी गाय की दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या ज़्यादा दूध देती है क्या जर्सी गाय? जर्सी गाय दूध ही नहीं होता, वो तो पानी होता है। नहीं, फिर भी जो देती है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सफ़ेद पानी देती है। ज़्यादा होता है क्या? सफ़ेद पानी देती है, दूध कैसे कह सकता हूँ? दूध तो भैंस देती है। मान लीजिए उसके जो बिकता होगा तो... हाँ, वो उसका ज़्यादा रहता है। जो सफ़ेद निकलने वाला पानी है वो उसका ज़्यादा होता है, बिकता है। दूध भैंस का होता है, गाय का अमृत होता है जी। हाँ, गाय का दूध पीने वाले को, गाय का घी खाने वाले को कभी भी फैट नहीं बढ़ती, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। भैंस का दूध पीने से वेट बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जर्सी गाय का दूध पीने से कैंसर होता है, जर्सी गाय का दूध पीने से घुटनों में दर्द होता है, सांस का मरीज होता है, वगैरह वगैरह जितनी बीमारियाँ होती हैं वो सब होती हैं। मैं नहीं कहता जी, मेडिकल रिपोर्ट कहती है, मैंने पे पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत नहीं है ये कुछ भी। जी जी गुरु जी, ये गाय के ऊपर बात होगी हमारी, अब थोड़ी बात कर ली जाए कि आप संत हैं और जो सरकार चल रही है वो संतों की सरकार चल रही है, सरकार के मुखिया भी एक संत हैं जी, और 5 साल पूरे होने वाले हैं जी। क्या रहा 5 साल में? हाँ, 5 साल में चर्चा बहुत हुई। किस बात की? सरकार की। किस बात की चर्चा हुई? सरकार की चर्चा रही। अच्छा काम किया है। अब अच्छा तो नहीं कह सकता, चर्चा तो हुई। कैसा काम हुआ है? काम तो नहीं हुआ, चर्चा हुई। चर्चा हुई, काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। तो ये कैसे हो पाया? बस यही है, काम तो नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, चर्चा सब हुई। चर्चा कहाँ हुई? मीडिया में हुई? कहाँ हुई? मीडिया में हुई, अखबारों में हुई, अंग्रेजी अखबारों में हुई। यहाँ नहीं हुई, दिल्ली में हुई, दिल्ली में नहीं, हैदराबाद में हुई, हिंदुस्तान के स्टेटों में हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के होर्डिंग दिल्ली में लगे हुए हैं, दिल्ली में लगे हुए, हैदराबाद में लगे हुए हैं, अंग्रेजी के समाचार पत्रों में लगे हुए हैं, आंध्रा में देखो, तमिलनाडु में देखो, हर जगह देखो। कुछ तो हाँ, काम हुआ है। धर्म को लेकर मानिए आप, काम हुआ है। हिंदूवादी सरकार कही जाती है, तो हिंदुओं के लिए बता दीजिए कैसा समय रहा ये? आपने बहुत मेरे दिल को छू लिया इस प्रश्न से जी। मैंने सरकार को इस पे के लिए भी पत्र लिखा है। अच्छा? हाँ। हिंदू धर्म का उत्थान, हिंदू धर्म का कल्याण मंदिर बनाने से नहीं हो सकता। ये तो विजन रहा किसी है। भी मंदिर, मैं राम मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मथुरा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काशी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी मंदिर की बात कर रहा हूं। मंदिर बनाने से, किसी भी धर्म का, मस्जिद बनाने से, मुस्लिम का, चर्च बनाने से, ईसाइयों का, कभी हम कल्याण नहीं कर सकते। हमें करना पड़ेगा कि हम धर्म बचाएं कैसे। तो सनातन धर्म रक्षा के लिए कोई काम नहीं किया गया जो हमें आशा थी। हम जैसे साधु को, बेबाक साधु को, हमें कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उसके लिए काम नहीं हुआ। अब कहोगे कैसा काम नहीं हुआ? अरे काम सनातन धर्म को बचाने के लिए मैंने सरकार को पत्र लिखा कि आपको गुरुकुल के लिए आपने क्या काम किया, मदरसों के लिए आपने काम किया, और हर सरकार ने काम किया। आपका स्टेटमेंट होते हैं अखबारों में, आपके स्टेटमेंट होते हैं टेलीविजन पे, आपके स्टेटमेंट होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, इनके हाथ में टैबलेट होना चाहिए, मदरसे कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए। गुरुकुल क्यों नहीं होने चाहिए? हमारे संस्कृत भाषा के लिए आपने क्या काम किया? यहाँ आधुनिक हो रही है गुरु जी। वही मैं कह रहा हूँ, गुरुकुल के लिए क्या काम किया? गुरुकुल के आपने कोई शिक्षक के अंदर थोड़ा टेक्निकलिटी बढ़नी चाहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मदरसों के लिए आपने कंप्यूटर दिए, मदरसों के लिए आपने टैबलेट दिए, मदरसों के लिए आपने आधुनिकीकरण किया, गुरुकुल का क्यों नहीं? गुरुकुल में भी आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने कोई काम नहीं किया। यानी कि आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति रही है, मैं ये आधुनिक, आपका प्रश्न था उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने प्रश्न किया कि हिंदू की मानसिकता की सरकार थी, हिंदू के लिए क्या है? तो हिंदू धर्म के लिए कोई काम सिंगल नहीं किया गया। कोई भी बता दे, सरकार का नुमाइंदा, कोई हिंदुस्तान का साधु, कि सनातन धर्म कैसे बचाया जा सकता है। कुछ काम हम बताते हैं आपको। कावड़ लेने जाते हैं, उनको हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही है। तो इससे सनातन धर्म संस्कृति कहाँ बची? यही तो है, हमको हमारा माइंड वश किया जा रहा है। तो वो मंदिर बनाने के नाम पे, कांवड़ यात्रा के नाम पे। इस कांवड़ यात्रा की बता रहा हूँ, मेरा आश्रम ये ऑन रोड है। इस बार कांवड़ यात्रा में मुझे 3 दिन शरण लेनी पड़ी जसराना में, अपने पैतृक घर पे जाना पड़ा मुझे। क्यों? मेरा कमरा जो ऊपर दूसरी मंजिल पे है, और यहाँ इतना फूहट साउंड आ रहा था कि ये दिमाग मेरा वाइब्रेट हो गया। मैंने डॉक्टरों ने सलाह ली, जब मेडिटेशन किया तब जाकर के मैं ठीक हुआ। ये हो रहा है कांवड़ यात्रा में। इतनी फूहड़ कांवड़ यात्रा कभी नहीं हुई,
मैं 53 ईयर ओल्ड हूँ, इतनी फुहड़ कांवड़ यात्रा कभी नहीं हुई जितनी इस दौर में हुई है। कांवड़ यात्रा होती थी, क्या मर्यादाएं होती थी हमारी उसमें, अब फुहड़ता के गाने हो रहे हैं, अब पैकेज चलाए जा रहे हैं इस कांवड़ यात्रा में। एकदम अच्छा लगता है रोड पे भीड़ चलती है, अरे वो तो अलग चीज बज रहा होता है, वो अलग चीज है। इससे हमारी संस्कृति की रक्षा कहाँ हो रही है? हमारी संस्कृति रक्षा होगी जब हमारे गुरुकुल बढ़ेंगे, गुरुकुल शिक्षा आगे बढ़ेगी। संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा को कर्मकांडी भाषा से निकाल करके जब व्यावसायिक भाषा में बदल दिया जाएगा, जब नौकरी की भाषा में उसे बदल दिया जाएगा। कितनी भाषाएं आपने संस्कृत भाषा कितने आपने भर्ती निकाली, कितने टीचर आपने भर्ती किए, कितने ऑफिस में आपने क्लर्क संस्कृत भाषा के ट्रांसलेटर आपने भर्ती किए? आपने संस्कृत के लिए काम नहीं किया, संस्कृति के लिए काम नहीं किया। गुरुजी एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब हिंदुओं की बात होती है, हिंदूवादी सरकार चल रही है, ये ओबीसी वाले, एससी वाले ये अलग अपना राग अलापते हैं कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है हिंदुत्व में। नहीं, हिंदुत्व में हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। हिंदुत्व में यहाँ लोग उपेक्षित हैं। कहाँ तक सही है ये बात? नहीं, बात तो है। जब वोट की बात आती है तो सारे हिंदुओं को इकट्ठा किया जाता है। अच्छा। वोट की बात आती है और हिंदुत्व को इकट्ठा किया जाता है। जब सत्ता की बात आती है तो हिंदुत्व को साइड कर दिया जाता है। इन 5 साल में केशव देव मौर्य को स्टूल मिला है, कहीं कुर्सी मिली हो तो बता दीजिएगा। इन 5 सालों में आखिरी समय पे तो केशव देव मौर्य से हेलीकॉप्टर छीन लिया गया, झूठ हो तो मुझे बता दीजिएगा। उमा भारती जी एमपी में बनाई गई थी, उनको जरा से साइड से ऐसे एक बहुत बड़े कुचक्कर के साथ उनको साइड लाइन कर दिया गया। आप देख लीजिए उमा भारती कहाँ है। ओबीसी केवल और केवल वोट का माध्यम तो है, सत्ता हक नहीं है तुम्हारा। क्यों? ये उपेक्षित है। वोट देने के लिए तो हिंदू है, लेकिन सत्ता की नौबत आएगी तो वहां ओबीसी नहीं है। आपने प्रश्न किया इसलिए उत्तर दिया है ये मैंने। कल्याण सिंह जी कुछ होशियार लोगों ने उनको बलि का बकरा बना दिया। कल्याण सिंह को लास्ट में जाके क्या स्थिति बनी, दोबारा उनको पार्टी से निकलना पड़ा, निकाला गया या निकलना पड़ा, उपेक्षित किया गया। कल्याण सिंह जी के बाद आप देखिए उनके परिवार का क्या हर्ष किया गया, उनके पैरेलल बराबर उनके साथ खड़ा कर दिया गया, जिनकी कोई जमीनी स्तर नहीं है, उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। कल्याण सिंह मानी कल्याण सिंह जी के जिनके बाद जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई हो, और उस व्यक्ति के बाद उनके बेटे को क्या मंत्री नहीं बनाया जा सकता? अरे बीएल वर्मा जी को मंत्री बना, बीएल वर्मा जी को वही तो बता रहा हूं मैं, किसी का व्यक्तिगत नहीं कर रहा। उनके पैरेलल एक किसी को लोगों को खड़ा किया जा रहा है। राजू को बराबर कैसे खत्म किया जाए, पैरेलल लोगों को खड़ा किया जा रहा है। इसका मतलब इसमें भी कुछ षड्यंत्र है। अच्छा हाँ, एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में लोधी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है जी। लोधी कितना इस समय मंत्री है? 1.5 मीन्स एक कैबिनेट, एक आधा राज्य मंत्री। धर्मपाल सिंह जी को कैसे निकाला गया दूध की मक्खी तरह से? कहाँ है धर्मपाल सिंह जी? दूसरे थे केशव देव मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री थे कहने के लिए, कहाँ है? स्टूल पे। मैं वैसे एक बात और पूछूं, जैसे सरकारों का जो काम होना चाहिए जी, क्या वो कभी कोई हिंदूवादी सरकार होनी चाहिए या किसी और? नहीं, सरकार का काम देखिए, धर्म का सरकार का कोई संबंध नहीं होता। सरकार जो होती है, सरकार का उद्देश्य, हालांकि सरकार दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, इसमें कितनी सच्चाई है? वो अलग बात है। सबका साथ सबका विकास, केशव देव मौर्य उदाहरण देते तो रहा हूँ, सबका विकास हो गया। नहीं, मैं अगर धर्म से भी बाहर निकलूं तो फिर और बात करूं जी कि दूसरे धर्मों को लेकर भी बातें रहती हैं, तो वहाँ सबका साथ सबका विकास वहाँ कुछ रहता है? जैसे कि हम और भी दूसरे धर्म हैं, मुसलमानों को ले लें, वो अपना अलग कहते हैं। नहीं, अभी तो दिया तो है, केशव देव मौर्य जी ने बयान दिया तो है जी। जालीदार टोपी, क्या मुसलमान ही अपराधी हैं, हिंदुओं में अपराधी नहीं है क्या? सरकार की बात, जो भी बात चली थी, मैंने कहा ना, सरकार का और धर्म का कोई साथ नहीं होता, और वो सरकार कभी न्याय संगत नहीं हो सकती जहां सरकार में धर्म आ जाएगा। जहां धर्म होगा वहां सरकार नहीं होगी, जहां सरकार होगी वहां धर्म नहीं होगा, वहां न्याय उचित काम नहीं हो सकता। धर्म विषय अलग है। मंदिर बनाने का काम किनका है? साधुओं का, आचार्यों का, ब्राह्मणों का, उपदेशकों का। सरकार बना रही है, वहाँ सरकार बना रही है। बात होनी चाहिए कि हमने कितनी शिक्षा के लिए हमने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, बात होनी चाहिए कि हमने शिक्षा के इतने अच्छे काम किए। अभी बात हो रही है कि ऑनलाइन शिक्षा करिए, पैकेज बढ़ा दिए, वो क्या बोलते हैं उसका, रिचार्ज का कूपन का रेट बढ़ा दिया रहा है जी। गरीब कैसे पढ़ेगा? गरीब कैसे पढ़ेगा भाई? गरीब कहाँ से पैसे लाएगा? पहले तो 15,000 रुपये उसके लिए छोटी सस्ती लैपटॉप, वो टैबलेट भी खरीदेगा, कम से कम 12,000 15,000 रुपये चाहिए।
जी बिल्कुल। गरीब कहाँ से लाएगा 15,000 रुपये? फिर 700 रुपये महीने कहाँ से लाएगा उसको रिचार्ज करने के लिए? ये बड़ी चीज़ है। सरकार नीति तय नहीं कर पा रही है। ये सरकार धर्म की सरकार तय नहीं कर पा रही है। उत्तर में गाय की रक्षा करेगी, पूर्वोत्तर में कहेगी कि वहाँ हम गाय का मांस खिलाएंगे, हम गोवा में बंद नहीं करेंगे गाय में गौ मांस। तो कौन सी बात सही है इनकी? ये कंफ्यूज खुद हैं और खुद कंफ्यूज ही जनता को करने का काम कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में सरकार कर रही है। गुरुजी, बात कर ली जाए अब फिरोजाबाद की। जी। और आप बहुत गहराई से नज़र रखते हैं फिरोजाबाद की राजनीति। जी जी जी। तो मेरे सवाल आपसे बनते हैं जी। क्या हाल है फिरोजाबाद का? फिरोजाबाद में अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी एक भी सीट उनके पास नहीं है। एक थी, अब वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। क्या इस समय अगर सीट का अगर निर्धारण सही कर दिया गया विपक्ष के द्वारा जी, तो जो जनता के अंदर विरोध है, जो वोट डाइवर्ट होने वाला है, उसको विपक्ष बना सकता है और जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। क्यों? विरोध किस बात का है? विरोध सत्ता के विरोध में जो वोट है, अगर सीट चयन सही कर दिया गया विपक्ष के द्वारा। क्यों फिरोजाबाद में काम नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? विरोध किस बात का? नहीं, विरोध तो सब है। ये वो फिरोजाबाद में का पूरे प्रदेश में है। जो विरोधी लहर चल रही है वो यहाँ पे भी है, चाहे वो गाय की समस्या को लेकर के हो, चाहे वो विकास के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे खास तौर से यहाँ एक और है भ्रष्टाचार और पुलिस उत्पीड़न। इस पर किसी की नज़र नहीं है। प्रदेश में कोई इसको कहना भी नहीं चाहता और भुनाना नहीं चाह रहा। इस समय जनता जो मूल रूप से उत्पीड़ित है, परेशान है, वो है पुलिस से, तो पुलिस और को भ्रष्टाचार से। पुलिस को तो ताकत दी है उन्होंने, गुंडागर्दी। हाँ, पुलिस को ताकत दी है। गुंडागर्दी खत्म कर दी है, कहते हैं। पुलिस में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि की, किसी नेता की, कि एक मोटरसाइकिल को भी छुड़वा ले। बहुत छोटी सी बात है। तो उत्पीड़न बहुत हुआ है। इतने चालान कटा है। एक व्यक्ति अपना गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे लेकर के डीजल लेने जा रहा है, पुलिस ने उसने 2,000 रुपये का चालान काट दिया। लेकिन एक बड़ी बात कही जाए, जो गुंडागर्दी की बड़ी बात होती थी वो तो खत्म हो गई है। गुंडागर्दी की मेरी समझ तो नहीं आया। मेरी समझ से तो कहीं मर्डर कम नहीं हुआ, कहीं बलात्कार कम नहीं हुआ, कहीं लूट कम नहीं हुई। सरकार दावा करती है कि उन्होंने, सरकार दावा कर रही है तो करने को हम भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। किसी के कहने से कुछ अर्थ नहीं होता। हमेशा जमीनी चीज़ देखी जाती है कि ज़मीन पे है क्या। जसराना के और फिरोजाबाद के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहाँ काम होना चाहिए? पहली बात तो हमारे यहाँ सबसे पहला क्या कहूँ, पुलिस उत्पीड़न का ही है। जसराना छोड़िए, पूरा फिरोजाबाद जनपद बैकवर्ड क्षेत्र है जी। फिरोजाबाद शहर में चोरियों का काम होता है, वहाँ गरीब लोग हैं। आप अंदाज कर लीजिए कितने चालान काटा गया, कितना पैसा जमा किया गया चालान के नाम पे, नित्य वसूली कितनी होती थी, आदमी कहाँ से लेके आया। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और शिक्षा व्यवस्थाओं की तो बात छोड़ दीजिए। कैसी व्यवस्था है? स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूर्ण रूप से फेल रही है। मेडिकल कॉलेज काम नहीं कर पा रहा। वहाँ क्या स्टाफ है मेडिकल कॉलेज में, और जिला चिकित्सालय में का पूरा पर्याप्त स्टाफ है क्या? जसराना में जो हॉस्पिटल है क्या स्टाफ है पूरा? क्या वहाँ ऑपरेशन वो जनरेटर मशीन है वो काम कर रही है क्या? जो वहाँ एक्सरे मशीन है क्या काम कर रही है क्या? आँखों के डॉक्टर की नियुक्ति है क्या? आँखों का डॉक्टर आता है क्या? इनमें से कोई काम नहीं होता। बात कर लिया शिक्षा की अगर, तो फिरोजाबाद और सिकोबाद मान लिया जाए शिक्षा का एक हब रहा है जी। आज क्या स्थिति है? लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो खुल रही हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, लेकिन जहाँ गरीब का बच्चा एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करे, कम सब चीज़ के लिए प्लानिंग है इनके पास में। शिक्षा के लिए कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है। शिक्षा को लेकर तैयारी नहीं है, शिक्षा को लेकर कोई विचार नहीं है, शिक्षा का कोई बजट नहीं है। यहाँ क्षेत्रीय जनता को जरूरत है कि नहीं कुछ ऐसी व्यवस्था हो जहाँ गरीब का बच्चा कम पैसे पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके? जनता को जरूरत तो है ही है, जनता को रहनी चाहिए और जनता को जरूरत है भी। ऐसे कैसे हो सकता है? और नहीं है तो सरकारों का दायित्व है, सरकारों की जवाबदेही है कि हर व्यक्ति तक अच्छी शिक्षा पहुंचे। ये सरकारों की जिम्मेदारी बनती है जी। लोगों को जागरण करने का काम कि उन लोगों को जो गरीब, वंचित, शोषित लोग हैं, जो शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं, उन्हें शिक्षा का महत्व बताए और उनके बच्चों को पढ़ाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। गुरुजी, आखिरी सवाल कर लेते हैं। तो ओवरऑल आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति पे आप जब देखते हैं उसको जी, तो क्या लगता है इस बार सरकार रहेगी या परिवर्तन हो जाएगा? इस बार जो इनके दिमाग में था कि हम सरकार बनाएंगे, बहुत कंफ्यूज हैं। और जिस तरह से लग रहा है मुझे, पूर्वांचल से लेकर के जो इस समय एक लहर चली है, पश्चिम तक जो एक लहर है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि बदलाव संभव है। विपक्ष में किसको देखते हैं? कौन लगता है? कौन? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी बीएसपी पूर्ण रूप से ख़त्म की नज़र में आ रही है। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ करेगी।
बसपा तो पूरी सपा में ही समाहित हो गई है। कांग्रेस का बताया जाता है कि कांग्रेस बहुत है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के पास इस समय लीडरशिप नहीं है। प्रियंका जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छा कर रही हैं, और लेकिन उनके पास जो इस समय होना चाहिए कैडर नहीं है, इसका मतलब कैडर उनके साथ नहीं है। अच्छा। और जो इस समय वर्तमान परिस्थितियाँ हैं प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति करनी पड़ेगी और हो रही है, उसमें कुछ से झुटलाया नहीं जा सकता। वहाँ इस समय कांग्रेस फिट नहीं बैठ रही है, कांग्रेस लोगों का चयन सही नहीं कर पा रही है। तो इस समय एक बहुत बड़ा धड़ा जो वोटरों का है वो अलग अलग पार्टियों में बट चुका है। इस समय मेरी समझ से मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में केवल 2 पार्टी का चुनाव होगा, बीजेपी गठबंधन और सपा गठबंधन। केवल आमने सामने मुझे लगता है कि शायद ही कोई सीट ऐसी हो जहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो। वैसे हर जगह आमने सामने की फाइट होगी उत्तर प्रदेश में, और इस आधार पर मुझे लगता है, इसी आधार पर अगर तीसरा नहीं होगा तो जहाँ 2 आधार पर आमने सामने होगा तो वहाँ भाजपा को नुकसान ही होगा। ये इतिहास गवाह है, हमेशा का रिजल्ट आप देख लीजिए। तीसरे का वोट नहीं कटेगा, और जहाँ तीसरा कट जाएगा वहाँ बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। तो आमने सामने होगा, समाजवादी पार्टी को लाभ मिल जाएगा। तो गुरुजी आखिरी एक और सवाल कर लेते चलिए हैं कि मुलाकात के साथ चर्चा कैसी रही? जी, हमारा ये मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका प्रयास बहुत अच्छा है, आपकी जो प्रश्न की शैली है, आपकी जो भाषा शैली है बहुत अच्छी है, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, आपका चैनल उत्तर तरक्की करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। साथियों, ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार शास्त्री जी, जो कि तमाम सामाजिक मुद्दों पर राय रखते रहते हैं, और साथियों हमको ज़रूरत है ऐसे सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले लोगों की, जिन्हें हम अपना मंच दे सकें और हमारे मंच को मौका मिल सके ऐसे लोगों की बात रखने का। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात को लाइक और शेयर करते रहें। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।